इजी है। ठीक है, आइडिया क्या है टॉपिक का, देखो इधर सोडियम में 11 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है? 11। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1, 2 8 1। यहां कितने प्रोटॉन है? क्या सभी 11 प्रोटॉन का इफेक्ट बाहर तक पहुंचेगा क्या? क्यों नहीं पहुंचेगा? प्रोटॉन में एनर्जी होती है क्या? सर शील्डिंग इफेक्ट वगैरह काम करेगा। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर शील्डिंग इफेक्ट वगैरह काम करेगा। मुझे नहीं आता शील्डिंग इफेक्ट, आई डोंट नो, सिंपल वर्ड में बताओ तो समझ में आए। चलो, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, ठीक है, गरीबों को 11-11 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, ये गरीब 11 लाख। अभी मान लो कि डायरेक्ट फंड ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, पुराना सिस्टम है, 10 साल पुराना सिस्टम, तो क्या होगा? 11 लाख भेजे गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्टेट को, वहां आगे बड़े बड़े ऑफिसर खा गए, फिर उन्होंने भेजे डिस्ट्रिक्ट में, वो खा गए, ठीक है, फिर पहुंचे विलेज में, यहाँ तो विलेज में कोई सरपंच नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे भी 4-5 पंचायत के लोग तो होंगे, वो भी खा गए, तो गरीब को पूरा 11 लाख मिला क्या? बिल्कुल नो सर। तो गरीब को कितना मिला, ये कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है कि गरीब को कितना मिला और कितना खा गए, उसको कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। गवर्नमेंट ने कितना रिलीज किया था? 11 लाख, ठीक है, तो वो था न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सपोज बीच के लोग 8,80,000 रुपीज खा गए, कितने खा गए? 8,80,000 खा गए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, सिग्मा, जो खा गए। गरीब तक कितना पहुंचा? 2.2 लाख। इफेक्टिव पहुंचा, इसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब आपको डिटेक्टिव बन के ये पता करना है कि कौन कितना पैसा खा रहा है, बस इसी कैलकुलेशन को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये कैलकुलेशन करनी है हमें कि कौन कितना पैसा खा गया, क्योंकि गवर्नमेंट कितना रिलीज कर रही है वो तो आपको दिख जाएगा, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन है गवर्नमेंट उतना रिलीज कर रही है। आपने ये पता कर लिया कि कितना उसने खा लिया, तो ये पता चल जाएगा कि कितना पैसा उस गरीब तक पहुंचा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन को बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो ये टॉपिक इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम ये बोलेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज का क्या होगा, एटम बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा, ये सारी जो कैलकुलेशंस है ना, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि गरीब के पास पैसा कितना है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट गए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब यहां से वहां जाने पे एटम की साइज कैसे बदलेगी, छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी हो जाएगा या डिफिकल्ट हो जाएगा, ये सारे पैटर्न्स हमको पढ़ने हैं, और इन सब पैटर्न्स को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो 2-3 मिनट अपने आप को मेंटली फ्रेश कर लो, नए टॉपिक के लिए तैयार कर लो, पानी वानी पी लो, मुंह धो लो जिसको नींद आ रही है, बट गेट रेडी फॉर अ मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो ये टॉपिक 12th के 11 की टेक्स्ट बुक में पूरा दिया हुआ नहीं है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन नहीं दी हुई, इसको बोलते हैं स्लैटर्स रूल। स्लैटर्स रूल हमारे सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, कैलकुलेशन कैसे करनी है।
लेकिन हमारे सिलेबस के बहुत सारे एक्सेप्शंस को समझाने के लिए उन्होंने बीच बीच में ऐसा वर्ड यूज किया है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी यूज किया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी यूज किया है। बहुत सारे एक्सेप्शन अप टू 12th इसी बात पर डिपेंड करेंगे कि हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है या नहीं आता है। ठीक है, इवन आज का जो मैं वीडियो लेक्चर पोस्ट करूंगा ग्रुप में, उसको अलग से सेव करके रख लेना कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का लेक्चर है। मैं 12th में आऊंगा तब इसका रेफरेंस दूंगा कि इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज करूं, दोबारा पूरा पढ़ाऊंगा नहीं, तब तक 12th में भी यूज करूंगा और 11th में तो इस बचे हुए चैप्टर में तो मैं बार बार इसको यूज करूंगा। ठीक है, फ्राइडे टेस्ट कंपलसरी ऑफलाइन होगा, ओपी रोड पे अलग से होगा, इलोरा पार्क पे अलग से होगा, मांजलपुर बैच में अलग से होगा, लेकिन कंपलसरी ऑफलाइन होगा। टाइमिंग जो अपना हर बार टेस्ट का टाइमिंग होता है 3:45 वो रहेगा। जिन लोगों को 3:45 में प्रॉब्लम होगा उनको हितेश से कांटेक्ट करना है, दैट टाइम विल आल्सो बी एडजस्टेड, बट टेस्ट हर हाल में ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि ये तो क्या टेबल तो तुम भर के बैठ जाओगे आराम से, पेपर तो मैंने बता ही दिया क्या करना है बस। और नालायकों की कमी थोड़ी है। अभी लास्ट ईयर टाइम 12th में क्या किया स्टूडेंट ने, मुझे पता है कि तुम लोग ऑनलाइन टेस्ट में कॉपी करते हो, पर मुझे लगता है कि कम से कम कॉपी करने के नाम पे लिखते तो हो। ठीक है, मेरा पर्पस इतना तो सॉल्व हुआ कि एक बार तो लिखा तुमने कम से कम, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते मैं इतने टेस्ट ले लूंगा कि इतनी बार भी तुमने लिख लिया तो तुम्हें तुम्हारी कैपेसिटी जितना समझ में आ जाएगा। और बाकी अब तुमने डिसाइड ही कर रखा है कि इस लेवल के बियॉन्ड मुझे नहीं जाना, तो कॉपी करते हो। ठीक है, क्योंकि कॉपी करोगे तो लेवल रेस्ट्रिक्ट हो ही जाएगा। पर मेरा एक 60-70% पर्पस सॉल्व हो जाता है कि चलो तुमने लिख तो लिया कम से कम। ठीक है, अब कितने नालायक, मतलब लेवल देखो तुम। लास्ट टाइम 12th में एक स्टूडेंट ने टेस्ट पेपर नहीं लिखा, ठीक है, जब एब्सेंट के लिए कॉल किया तो बोले अभी सबमिट करती हूँ, गर्ल स्टूडेंट। दूसरे स्टूडेंट का पेपर लेके इतनी भी शराफत नहीं कि मैं उसको अपनी हैंडराइटिंग में तो लिख दूं, उस स्टूडेंट का नाम ऊपर से क्रॉप करके उसी स्टूडेंट का पेपर सबमिट कर दिया। राइट, अब इतने भी बेवकूफ नहीं हम, चलो मान लिया कि आप हमें बेवकूफ समझते हो इन टर्म्स ऑफ क्या ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हो, ये सामने बुक खुली हुई है, सामने गूगल खुला हुआ और लिखना है हम आराम से। बेवकूफ तो तुम बन रहे हो, क्यों? मैंने तो फीस ले ली ना, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, अब तुम कॉपी करो। ऑफलाइन भी बुला रहा हूँ, नहीं दे रहे हो टेस्ट ऑफलाइन, ठीक है, तुमने सोच लिया कि भाई मुझे स्लो पॉइजन लेके धीरे धीरे मरना है तो मरो, बट कम से कम लिख तो लो अपनी हैंडराइटिंग। ठीक है, पर ठीक है, धीरे धीरे एक बार 15-20 दिन में माहौल और नॉर्मल हो जाए, एक बार कंफर्म हो जाए कि भाई ठीक है अभी, तो फिर ऑनलाइन बंद हो जाएगा, देन विल बी हैविंग ओनली एंड ओनली ऑनलाइन सेशन, बट वी विल वेट फॉर। इसीलिए 15 दिन का मैंने वेटिंग रखा है। इवन मेरी खुद की आज तबीयत खराब है, तो क्या पता आज मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, अगली बार ऑफलाइन में मैं ही नहीं आ पाऊँ। ठीक है, मैं घर पे बेड पे या हॉस्पिटल में बैठ के आपको लेक्चर दूं, ये भी भरोसा नहीं। ठीक है, वेल इंपॉर्टेंट ये है कि अगर 15 दिन सिचुएशन नॉर्मल रहती है तो फिर ऑफलाइन ऑनलाइन का कंबाइंड ऑप्शन खत्म हो जाएगा, सेंटर वाइज ऑफलाइन क्लासेस कंपलसरी रहेंगी, बट वी आर बीइंग स्लाइटली कॉशियस, क्योंकि एज पर द रिपोर्ट्स बिलो 18 वाले केसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, ये सब 15 दिन बाद की बात है। 15 दिन तक तो अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, मजे कर लो। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एवरीबॉडी ऑनलाइन रेडी? यस सर। यस सर। हाँ सर। सब लोग तैयार? चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिलेगी तो देख लेंगे। आ रहे आगे क्या वापस? अब
यस सर। यस सर। यस वालों कैमरा ऑन करो पहले सब लोग। तुम चलो कैमरा ऑन करो पहले। ऑनलाइन वाले सभी कैमरा ऑन करो। हीर, पंचाल, हर्ष, चौहान, माधव, हर्षिल, रुमित, सचिन, एलिजाबेथ, कार्तिक, जलदी, हितांशु, स्तुति मिस्त्री, देवश्री, मीट। सब लोग रेडी डिफिकल्ट टॉपिक के लिए? ठीक है, चलो देखो इधर कैसे कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? गवर्नमेंट ने कितना दिया ये तो आपको पता है, इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर। इतना पैसा गवर्नमेंट ने दिया। स्क्रीनिंग इफेक्ट, गवर्नमेंट ने कितना रिलीज करने के बाद बीच में मिनिस्टर कितना खा गए, उसको क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग इफेक्ट। मतलब सिंपल वर्ड्स में कितने प्रोटॉन का इफेक्ट कैंसिल हो गया, ठीक है। और लास्ट तक जितना पैसा पहुंचा उसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हमारी कैलकुलेशन है Z क्या है जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया, मतलब न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, या फिर इसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज, माइनस सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। कौन कितना पैसा खा रहा है, सबने अपनी परसेंटेज पहले से डिसाइड कर रखी है। ये इसमें भी ईमानदारी है, ठीक है। पैसा खा रहे हैं बराबर, लेकिन बराबर ईमानदारी से खा रहे हैं। जिसको हाँ, सबका कमीशन फिक्स है, ठीक है। कमीशन फिक्स है तो हमारी सीबीआई इंक्वायरी इजी हो जाएगी, पता फटाफट चल जाएगा किसने कितना खाया, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? Z एस्टेरिक और Z इफेक्टिव। इसको बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आया? चलो अब मेरा सारा फोकस सिर्फ इस पे है, क्योंकि ये कैलकुलेट करते ही मेरा काम खत्म हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे हम लिखते हैं, बताओ हम किस ऑर्डर में लिखते हैं? जिस ऑर्डर में ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं उस ऑर्डर में लिखते हैं, या जो अबव का ऑर्डर है उसमें लिखते हैं? इन द सेंस जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 3D 4s 4p लिखते हैं या 4s 3D 4p लिखते हैं? किसी भी एलिमेंट का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मैंने आपसे कहा लेट्स से मैंगनीज 25 का लिखो, तो आप ऐसे लिखोगे 1s में लिखेंगे 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। तो आप ऐसे लिखोगे जिस ऑर्डर में वो एक्चुअली प्रेजेंट है, या ऐसे लिखोगे 4s 3d 4p? कैसे लिखोगे बताओ? एक्चुअल ऑर्डर। फिलिंग हम अबव के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन उनको लिखते कैसे हैं? द एक्चुअल ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंट। एनर्जी ऑर्डर नहीं लिखते, फिलिंग करते हैं एनर्जी ऑर्डर, पर लिखते क्या है? द एक्चुअल ऑर्डर शेल वाइज लिखते हैं। सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे? शेल वाइज। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल। फिर फिलिंग करते वक्त देखेंगे किसको क्या मिलेगा। समझ में आ गई बात? अब आपको क्या करना है, ऐसे किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, जिस गांव की इंक्वायरी कर रहे हो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है। फिर उसमें क्या करो, S और P को एक ब्रैकेट में, D और F को अलग ब्रैकेट में। मतलब ये तो फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये क्या हो गया? थर्ड शेल। लेकिन थर्ड शेल में क्या करना है? SP को अलग और D को अलग। फोर्थ शेल में क्या करोगे? SP को अलग, DF को अलग। समझ में आ गई बात? ठीक है।
अब अगर बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, 5s 5p 5d 5f, कैसे ब्रैकेट बनाएंगे, 5s 5p 5s 5b को रखेंगे एक ब्रैकेट में, 5d 5f 5d 5f को रखेंगे दूसरे ब्रैकेट, ठीक है। अब लिख लो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं पोटेशियम 19 का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6, चलो 20 नंबर कर देते हैं और बढ़िया रहेगा। कैल्शियम 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्या इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा, किसमें जाएगा, 4s, कितना जाएगा 2, 2 हाँ 3s2, ठीक है, लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें डिफाइन करना है कौन कितना खाएगा। nth शेल, बताओ इसमें nth शेल कौन सी है, बताओ nth शेल कौन सी है, nth मतलब आउटर मोस्ट, फोर्थ। फोर्थ। तो nth शेल वाला कमीशन लेगा 35%, मतलब 1 रुपए में से 35 पैसे खा जाएगा nth शेल वाला, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये कितने पैसे खा गया, 35% या 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितना खाएगा, 0.35 या 2 into 0.35, वाह, खुद के साथ भी करप्शन करोगे, खुद के पैसे में से भी पैसा खा जाओगे। अरे 2 में से एक तो वो गरीब है ना जिसका पैसा है, ये 2 है, तुम कैलकुलेट क्या कर रहे हो, यही भूल गए। तुम कैलकुलेट ये कर रहे हो कि गरीब के पास कितना पैसा पहुंचा, इन 2 में से तुम एक गरीब हो, तुम्हें पैसा मिलने वाला है, तो तुम 2 लोग हो, तुम तक कितना पैसा पहुंचेगा, खुद का भी खा जाओगे क्या, और खुद का खा भी लिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो इसका मतलब अगर nth शेल में सपोज 5-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 35% पैसा खाने वाले कितने लोग होते, 6 लोग। ये तो 7 गरीब हैं उस गांव में, सब खाते हैं एक दूसरे का, पर खुद का तो कोई नहीं खाता। तो ये क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे होते तो 35% खाने वाले कितने लोग होते, 6 लोग, 6 into 0.35। क्यों, क्योंकि एक पे तो कैलकुलेशन हो रही है। ऑनलाइन समझ में आया, किसी को डाउट है, डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, आगे बढ़ू, यस सर। यस सर। चलो। मतलब जो अपने ही गांव के लोग हैं वो थोड़ा लिहाज करते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, पैसा तो खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, 35% ही खाते हैं, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं वो आपको नहीं जानते, आप तो छोटे से गांव में रहते हैं, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो थोड़ा ज्यादा पैसा खाएगा। तो उसके अंदर वाली जो शेल होती है n-1 शेल, बड़े कमीने 85% खा जाते हैं, राइट। घर पे जाके ना गूगल करना, राजीव गांधी का स्टेटमेंट है, हम 1 रुपया रिलीज करते हैं तो 15 पैसा गरीब तक पहुंचता है, मतलब 85% बीच में खा जाते हैं। ये आज से 25 साल पहले राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था, और ये स्लेटर रूल में भी आ गया। तो डिस्ट्रिक्ट वाले कितना खा जाते हैं, 85%। बताओ यहाँ पे 85% खाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक भी नहीं। अरे भाई n-1 शेल कौन सी है, इधर देखो, ये nth शेल है तो ये कौन सी हुई, n-1।
तुम लोग इतने बेवकूफ हो इसीलिए तुम्हारा पैसा सब लोग खा जाते हैं। दिखता नहीं है तुम्हारे अंदर, वो कह रहा है एक भी नहीं, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, राइट। देखो इधर n-1 शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन 85 पैसा खा जाएगा। तो यहां पे कितना है, 6 इंटू 2 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 लोग हैं और हर कोई 85 पैसा खा रहा है। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। किसको नहीं दिख रहा था अंदर इलेक्ट्रॉन? रोमित, स्क्रीन बंद करने से आवाज नहीं पहचानूंगा, ऐसा है क्या? सर नहीं सर। अब बताओ, अभी दिखा इलेक्ट्रॉन अंदर? हाँ सर। तुम्हारा 85% पैसा किसने खाया पता चला? हाँ सर, 8 इलेक्ट्रॉन ने खा ली। चलो अभी देखो, अभी आएगा मन। ये सबसे कमीने लेवल के लोग, ये तो 100% ही खा जाते हैं, सब खा जाते हैं। बताओ यहाँ पे पूरा खाने वाले कितने लोग होंगे? 2 नहीं हो गया सर। n-2 एंड लोअर। n का वैल्यू कितना है? 4। n का वैल्यू कितना है? 4। तो n-1 का वैल्यू कितना होगा? 3। तो n-2 का वैल्यू कितना? n-2 एंड लोअर, n-2 एंड लोअर। n-2 का वैल्यू कितना होगा? 4 - 2 इज इक्वल टू 2। और लोअर मतलब 2 वाले 1 वाले कितना पैसा खा सर जाएंगे? तो इस केस में पूरा। 1 और फर्स्ट और सेकंड शेल दोनों का काउंट कर लेते हम। n-2 एंड लोअर, n-2 एंड लोअर। चलो 10 में बताओ n का वैल्यू कितना है? सर 4 दे रखा है। हाँ, n का वैल्यू 4, तो n-2 का वैल्यू कितना होगा? सर 2 और लोअर कितना होगा? 1 हो गया। 1। अगर n का वैल्यू होता, चलो सब लोग बोलो, n का वैल्यू होता 7, तो n-1 कितना होगा? 6 6। n-2 एंड लोअर कितना होगा? सर 5 एंड बिलो। n-2 एंड लोअर 5 4 और 3 2 1। 2 1। ये सब लोग 100% पैसा खा जाते हैं, ये लोग 85% खा जाते हैं। और इसके जितने साथी हैं, 7th शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से जितने भी लोग हैं, मान लो 7th शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो वो गरीब खुद है, बचे कितने? 5। तो 5 लोग कितना पैसा खाएंगे? 0.35 ईच वन ऑफ देम। आगे बात समझ में? आगे समझ में? देखो इधर, इन्होंने कितना खाया सब मिला के बताओ? 100%। अरे कितना हो गया 100%? सब कुछ ना सर। 6 + 2 8 + 2 10, 10 10 रुपए खा गए। कितने खा गए? 10 रुपए पूरे खा गए। ठीक है, 0.85 इंटू 8 कितना हुआ? 6.8। कितना हुआ? 6.8। ये लोग कितने खा गए? 6 रुपीज 80 पैसा ये लोग खा गए। यहां 2 है, 2 में से एक खाएगा, कितना खाएगा? 0.35। तो एक ने खाया 10, अंदर वाले ने, उसके बाहर वाले ने कितना खाया? 6.8, उसके बाद अंदर वाले ने कितना खाया? 0.35। गवर्नमेंट ने कितना रिलीज किया था? 20। बीच वाले कितना खा गए? 17 रुपीज 15 पैसा। बाहर तक कितना पहुंचेगा? 2.85। कितना पहुंचेगा? 2.85।
मतलब इस गरीब में से, दो में से एक गरीब को कितना पैसा मिला? 2.85। सिंपल वर्ड्स में, कैल्शियम के पास न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 20। लेकिन कितने प्रोटॉन का इफेक्ट बाहर तक पहुंचता है? 2.85 प्रोटॉन का इफेक्ट बाहर तक पहुंचता है। तो ये हो गया न्यूक्लियर चार्ज और ये हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, सो लिखो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, डेफिनेशंस वगैरह बाद में लिखाएंगे, पहले कैलकुलेशन लिख लो। देखो ध्यान से सुन के कैलकुलेट नहीं करोगे ना, तुम लोग ये सोचोगे बैठे बैठे हम सुनेंगे और हमें समझ में आ जाएगा, तो मैंने पहले ही कह दिया था तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें समझना पड़ेगा। रूल नंबर वन, write the electronic configuration in following manner. Write electronic configuration in following manner. 1s, फिर नेक्स्ट 2s2p, 3s3p, ऐसा रटो मत, सिंपल लिखो ना। 1s, 2s2p, 3s3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f। करना क्या है? sp को एक ब्रैकेट में, sp एक ब्रैकेट में, d अलग, sp एक ब्रैकेट में, df अलग, sp एक ब्रैकेट में, df अलग, sp एक ब्रैकेट में, df अलग। सर पर इसमें हम डीएफ अलग क्यों ले रहे हैं? स्लैटरस रूल है। जिस साइंटिस्ट ने स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कंसेप्ट दिया उसने अभी बताता हूं 2 मिनट में, उसने रूल दिया था, क्यों क्योंकि दिया था वो यहाँ भी पे बताता जब भी कैलकुलेशन करे तो हम सिर्फ और सिर्फ शेल ले रहे हैं। हूं। अरे हम भाई सेक्शन मैंने अभी का कैलकुलेशन पूरी कहाँ की है, अभी तो रूल भी नहीं लिखा है। अच्छा शांति रखो, लेट मी कंप्लीट द रूल। एक बार रूल खत्म हो जाए फिर सारे डाउट्स लूंगा और 20 एग्जांपल सॉल्व भी कराऊंगा। शांति तो रखो, ठीक है। देखो इधर लिख लिया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेशन फॉर s और p इलेक्ट्रॉन। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैलकुलेशन फॉर s और p इलेक्ट्रॉन। जिस गरीब का पैसा तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो s में है और p में है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया तो s में था, p में भी हो सकता था, d और f में भी हो सकता था, लेकिन पहले रूल किसका पढ़ रहे हैं? अगर इलेक्ट्रॉन किस में है? s और p में। ठीक है, अंडर दैट राइट डाउन nth shell sigma is equal to 0.35 into screening electron। 0.35 into screening electron। मैंने लिखा 2s2 2p5, ये आउटर मोस्ट शेल है सपोज। तो बताओ स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। टोटल कितने हैं? 7। 7। उसमें से एक तो वो गरीब है ना जो खुद का पैसा नहीं खाएगा, तो स्क्रीनिंग कितने हुए? 6। अभी स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1। 2 में से 1। अभी स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? एक भी नहीं। कोई नहीं। मतलब यहाँ पे 0.35 इंटू 0 करूंगा अगर 4s 2s1 होता तो। क्लियर? चलो n-1 shell is equal to n-1 shell sigma is equal to 0.85 into screening electron
0.85 into screening electron n-2 and lower, sigma is equal to 1 into screening electron. समझ में आया? क्या ये रूल सभी जगह लगेगा? क्या ये रूल सभी जगह लगेगा? नहीं। कब लगेगा? जब गरीब एस में होगा या फिर पी में। जब गरीब एस और पी में होगा तो ये रूल लगेगा, तो दूसरा रूल लगेगा, तो लिखा है नहीं। ठीक है, तो पहले क्या लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है? ठीक है, अब पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे और डीएनएफ वाले की प्रैक्टिस इसके बाद करेंगे। पहले ये कैलकुलेशन क्लियर हो जाए, क्योंकि उसमें 0.85 का रूल नहीं होता, उसमें दो ही रूल होते हैं, 0.35 का रूल होता है और 1 का रूल होता है। ये वाला रूल गायब हो जाता है। ठीक है, तो उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो तस्में तुम्हारे डाउट का अभी आंसर ये है कि डीएनएफ के लिए अलग रूल होते हैं स्क्रीनिंग के, इसलिए उनको अलग ब्रैकेट में लिखा है। फॉर द टाइम बिंग इतना याद रखो। ठीक है, समझ गया सर। अब देखो इधर, देखो इधर, बहुत बढ़िया मजा आएगा तुम लोगों को इसको सॉल्व करने में, बहुत मजेदार रिजल्ट आएगा इसका। कोई भी ऑनलाइन वाला 2 मिनट के लिए भी इधर उधर मत होना, वरना बहुत बड़ा कंसेप्ट मिस कर जाओगे तुम आज। कैलकुलेशन कर ली वो एक अलग बात है, इसका रिजल्ट देखो कितना खतरनाक आता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम 11 +8 +8 +18 +18, 8 ऐड किया, 8 ऐड किया, 8 8 18 18, आगे जाना होगा तो क्या ऐड करेंगे, 32। वेल, ये और सिंपल है। इनर्ट गैस, पहली इनर्ट गैस कहां आती है, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3। सेकेंड इनर्ट गैस कितने आती है, 10, तो ये क्या हो जाएगा, 11। थर्ड इनर्ट गैस कहां आती है, 36, सॉरी 18, तो ये क्या हो जाएगा, 19। फिर इनर्ट गैस कहां आती है, 36, तो ये क्या हो जाएगा, 30, क्योंकि वहां पे इनर्ट गैस पे खत्म हुआ और फर्स्ट ग्रुप से चालू हुआ। जैसे भी आपको याद रहता है ये नंबर है। अब पहला काम करो, जैसे मैंने कहा वैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो फटाफट। पूरा लिखना, शॉर्टकट वाला मत लिखना, इनर्ट गैस वाला मत लिखना, पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखो।
ओके, देखो इधर, ये कौन सी शेल हो गई, n, और ये कौन सी हो गई, n-1। एग्रीड? इसमें टोटल कितनी शेल है, 3, तो ये हो गया n, तो ये कितना हो जाएगा, n-1, ये कितना हो जाएगा, n-2, n, n-1, n-2, ये क्या होगा, n, 4 वाला क्या हो गया, n, तो ये क्या हो जाएगा, n-1, और ये क्या हो जाएंगे, n-2 एंड लोअर, n-2 एंड लोअर। चलो बाकी के दो में मार्क करो, n, n-1, n-2 एंड लोअर, n, n-1, n-2 एंड लोअर, n, n-1, n-2 एंड लोअर। ये क्या हो गया, n, तो 4 वाला क्या हो जाएगा, n-1, ये पूरा क्या हो जाएगा, n-2 एंड लोअर, n का वैल्यू 6, n का वैल्यू कितना आ रहा है लास्ट में, 6, तो n-1 का वैल्यू कितना आएगा, 5, n-1 का वैल्यू कितना आएगा, 5, n-2 एंड लोअर का वैल्यू कितना आएगा, 4, 3, 2, 1, ठीक है। 35% खाने वाले कितने लोग हैं, 0। 0, यही तो गरीब है गांव में, और कोई है ही नहीं जिसपे कैलकुलेशन हो रही है। तो 0.35 इंटू 0, 0.35 इंटू 0, समझ में आया, समझ में आया, 2। अब ये कौन सा है, n-1, n-1 का कितना होता है, 0.85, 85% पैसा खा जाते हैं, 0.85 इंटू 2, ठीक है, तो ये कितना हुआ, 1.7 प्लस 0, सिग्मा का वैल्यू कितना आया, 1.7। देखो इधर ध्यान से, देखो इधर ध्यान से, गवर्नमेंट ने कितना रुपए दिया था, 3 रुपीज, बीच वाले कितना खा गए, 1.7, गरीब तक कितना पहुंचा, गरीब तक कितना पहुंचा, 1.3, 1 रुपी 30 पैसा गरीब तक पहुंचा। समझ में आया? चलो इधर देखो, 35% खाने वाले कितने लोग हैं, 0, 0, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अपना पैसा तो नहीं खाएगा, खाएगा तो भी घर में रहेगा। बताओ इसका क्या होगा, 6 + 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन कितना पैसा खाएंगे, 0.85, 0.85। किस पे कैलकुलेशन कर रहे हो आप, यहां कैलकुलेशन कर रहे हो ना, तो इसका पैसा तो सब खाएंगे ना। nth शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम करते हैं, बाकी शेल में तो जितने हैं उतना खाएंगे पैसा। ये कौन सा है, n है कि n-1 है, n-2 है, n लोअर, ये n-2 है, n-2 वाले तो पूरा खा जाते हैं 100%। 6.8 + 2 कितना पैसा खा गए, 8 रुपी 80 पैसा खा गए, कितना खा गए, 8 रुपी 80 पैसा। गरीब तक कितना पहुंचा,
2.2। बाकी के 3 का कैलकुलेट करो। क्या करना है, सीधा सा करना है, जो nth शेल है उसको 0.35 से मल्टीप्लाई करो, n-1 शेल को 0.85 से मल्टीप्लाई करो, और n-2 शेल को 1 से मल्टीप्लाई करो, खत्म, करो कैलकुलेट। सर आरबी और उसके नीचे वाले में कैसे अप्लाई करेंगे सर? डी का आ जाता है उधर। क्या हुआ? सर आरबी में और उसके नीचे वाले में सर वो हाँ कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि उधर तो डी ऑर्बिटल आ जाता है। बेटा, गरीब डी में नहीं है ना। हेडिंग पढ़ो, आपको रूल का जो सेकंड हेडिंग लिखा है, क्या लिखा है? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन एस एंड पी ऑर्बिटल। कौन सा इलेक्ट्रॉन? आखिरी जिसके वाला सर। ऊपर आप सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन एस और पी में है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एस और पी में है जिसपे आप सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको डी एफ एस पी कुछ नहीं देखना है। देखो इधर, जिसपे सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं वो कहां है? एस में। किसमें है? एस में। तो 3 जो रूल लगाए वो ब्लाइंडली लगा दो। ये nth शेल, तो ये कौन सी शेल हो गई? n-1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। n-2 में और लोअर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8 + 2 10। कॉम्प्लिकेट मत करो, जितना बताया उतना ही करना है। जब डीएनएफ का रूल बताया ही नहीं तो लगेगा भी नहीं, लगता तो पहले से बता देता। जिसका सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हो वो कहां पर है? एस में। तो जो बताया वो लगेगा। क्या बताया? ये n है तो ये n-1 है। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। n-2 एंड लोअर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 + 8 10 10 + 8 18 18 + 10 28। ये n है तो ये n-1। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 + 2 8। n-2 एंड लोअर 2 + 2 4 + 6 10 + 8 18 + 10 28 28 + 8 राइट 36 36 + 10 46। अब बताओ nth शेल में 35% खाने वाले कितने लोग हैं? 0, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रहा है ऑनलाइन? Yes, sir. यस। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो n-1 को मल्टीप्लाई करो 0.85 से, n-2 एंड लोअर को मल्टीप्लाई करो 1 से, n-2 एंड लोअर को मल्टीप्लाई करो 1 से, n-1 को मल्टीप्लाई करो 0.85 से, n-2 एंड लोअर को मल्टीप्लाई करो 1 से, n-1 को मल्टीप्लाई करो 0.85 से। तो 8 × 0.85 = 6.8। तो इसका टोटल कितना आएगा? 6 यहां पे 6.8 + 10, सिग्मा कितना आया? 16.8 राइट। यहां देखो 28 + 6 28 + 6 34 34.8, सिग्मा कितना आया? 34.8। ठीक है। 46 46 + 6 52 52 एंड 0.8, सिग्मा कितना आया? 52.8। समझ में आया? किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब देखो इधर, गवर्नमेंट ने कितना रिलीज किया था? 19। 19 रुपीज। बीच वाले कितना खा गए?
16.8. 16.8। तो बाहर गरीब तक कितना पहुंचा? 2.2. ₹2.20। ठीक है। गवर्नमेंट ने कितना रिलीज किया? 37। 37. बीच वाले कितना खा गए? 34.8. 34.8। गरीब तक कितना पहुंचा? 2.2. ₹2.20। 55 माइनस 52.8। गरीब तक कितना पहुंचा? 2.2. 2.2। क्या पता चला? क्या गरीबी हटेगी? No, sir. गवर्नमेंट पैसा बढ़ाएगी तो क्या गरीबी हटेगी? No, sir. बीच में खाने वाले बढ़ेंगे। ठीक है। डाउन द ग्रुप, जब हम किसी भी ग्रुप में नीचे जाते हैं, नोट कर लो इसमें, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, effective nuclear charge remains almost constant. Effective nuclear charge remains almost constant. Effective nuclear charge remains almost constant. देखो इधर, सोडियम में बाहर तक पहुंच कितने प्रोटॉन का इफेक्ट पहुंचा? 2.2। पोटेशियम में बाहर तक कितने प्रोटॉन का इफेक्ट पहुंचा? 2.2. रुबिडियम में कितना पहुंचा? 2.2। 2.2. सीजियम में कितना पहुंचा? 2.2. इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। Constant. ऑलमोस्ट क्यों बोला? क्योंकि लिथियम में कितना आया? 1.3। थोड़ी देर पहले बोला था ना, ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर सबसे नालायक होता है। ये देखो, ग्रुप के मेंबर से प्रॉपर्टीज को मैच नहीं कर रहा है। सबका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ रहा है? 2.2। लिथियम का कितना आ रहा है? 1.3। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एनोमेलस प्रॉपर्टी, अपने ग्रुप से थोड़ी अलग प्रॉपर्टी। खैर वो अभी डिस्कशन नहीं है। डिस्कशन ये है, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है, देखो इधर, अब सुनो तुम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये टॉपिक क्यों पढ़ा है मैंने आपको? सपोज आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होता, ये वाला, मैं आपसे कहता कि जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये सबको पता है। फिर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ लिथियम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा या सीजियम? लिथियम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा या सीजियम? देख के क्या लगता है? Cesium. सीजियम। अरे भाई 3 प्रोटॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या 55 प्रोटॉन? 55। तो हमें देख के क्या लगता कि सीजियम में तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि 55 प्रोटॉन मिलके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लिथियम में क्या है? कुछ नहीं है, 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोडियम में क्या है? ओनली 11। लॉजिक समझो कितना बड़ा कंक्लूजन है। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कितने प्रोटॉन है? 11। 11 इंटू 5, 55। 5 टाइम्स प्रोटॉन ज्यादा हो गए, मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर 5 गुना बढ़ी, नहीं बढ़ी? गवर्नमेंट ने 5 गुना पैसा ज्यादा रिलीज किया, तो हम क्या सोचेंगे? अब तो गरीब को बढ़िया पैसा मिल रहा है। ठीक है, 5 गुना पैसा बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने। पहले 11 रुपीज रिलीज कर रही थी, 55 रुपीज गवर्नमेंट रिलीज कर रही है। तो हम एक गलती में रह जाते हैं, एक मिस इंटरप्रिटेशन में रह जाते हैं कि सीजियम का न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होता है, उसमें 55 प्रोटॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। सोडियम का प्रोटॉन तो ऐसे ही, 11 प्रोटॉन है, थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करता है। रियलिटी देखो, अब तुम सोच के बताओ 2 मिनट, अगर तुम्हारे में कॉमन सेंस है ना, 2 पैसे का भी, 20 पैसे तो छोड़ो, 2 रुपए तो छोड़ो, 20 पैसे का भी अगर कॉमन सेंस है, 2 पैसे का भी कॉमन सेंस है, तो मुझे बताओ सोडियम और सीजियम, सोडियम और सीजियम, इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कौन स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, या दोनों सेम अट्रैक्ट कर रहे हैं? सेम सर। Same attractor.
जब इतना बड़ा चैलेंज दूं कि 2 पैसे का कॉमन सेंस लगा लो, तो 2 सेकंड रुक भी जाया करो और थोड़ा कॉमन सेंस लगा लिया करो, बिकॉज इट इज नॉट सो कॉमन। चलो, जिन 2 लोगों ने बोला सेम, बाकी ने तो बोला ही नहीं, छोड़, कौन इज्जत खराब करेगा, सुन लेंगे फिर। एक स्टूडेंट बैठा है 1 2 3 4 4th बेंच पे या 5th बेंच पे, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट बैठा है 3rd बेंच पे, 6th बेंच मान लो, 6th बेंच पे बैठा है। एक स्टूडेंट बैठा है 6th बेंच पे, एक बैठा है 3rd बेंच पे। दोनों को मैंने डस्टर फेंक के मारा, ठीक है, सेम फोर्स के साथ, सेम फोर्स के साथ। दोनों को सेम लगेगी क्या? No, बोला sir. था ना 2 पैसे का कॉमन सेंस लगा लो। यहां पे 3rd शेल को अट्रैक्ट करना है। कौन सी शेल को? प्रोटॉन कितने हैं? ऑलमोस्ट 2। यहां कौन सी शेल को अट्रैक्ट करना है? डिस्टेंस तो देखो पूरा बोर्ड भर गया, एक आध शेल थोड़ी सी और लिखता तो बोर्ड के बाहर निकल जाता। तो यहां से वहां तक अट्रैक्ट करना है। प्रोटॉन कितने हैं? 2। ओनली 55 नहीं, 2। 55 तो गवर्नमेंट ने रिलीज किए थे, खा गए लोग बीच में। इफेक्टिवली कितने प्रोटॉन है? ऑलमोस्ट 2। और इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है? 6th शेल में, ठीक है। और सिंपल सेंस से लगाओ, 2 लोग घर से निकले, बड़ौदा से निकले, एक को आनंद जाना है, एक को अहमदाबाद, दोनों 40 की स्पीड से ड्राइव कर रहे हैं। तुम्हारा कॉमन सेंस जो आंसर आया वो ये कहता है कि दोनों सेम टाइम पे पहुंचेंगे। अरे तो भैया ये रहा ना तुम्हारा आनंद और ये रहा अहमदाबाद, तो आनंद वाला तो पहले पहुंचेगा, अहमदाबाद वाला बाद में पहुंचेगा। डिस्टेंस ज्यादा है, अट्रैक्शन यहां ज्यादा होगा, वहां पे कम होगा। समझ में आई बात? मतलब इतना इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, सुनो ध्यान से, सोचो। हमने एक लाइन लिखी अभी कि ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है, 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2। पर क्या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर भी सेम रहती है क्या? नहीं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर कम हो जाती है। उसी स्टेटमेंट में फर्दर कंटिन्यू करो। Although effective nuclear charge remains constant, although effective nuclear charge remains constant, although effective nuclear charge remains almost constant, but distance between nucleus and valence shell increases. Distance between nucleus and valence shell increases. Distance between nucleus and valence shell increases. Hence, nuclear attraction power decreases. Hence, nuclear attraction power decreases. Hence, nuclear attraction power decreases. अब बोलो, मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है सोडियम से और दूसरा मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है सीजियम से। कहां से आसानी से हो जाएगा? ऑनलाइन। इलेक्ट्रॉन निकालना है तुम्हें बाहर, वापस 2 पैसे। सीजियम से निकल जाएगा इजीली। किसमें से निकलेगा आसानी से? सीजियम में से। सीजियम में से। क्यों? सर अट्रैक्शन भाई पावर न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर वहां पे कम है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सेम है पर डिस्टेंस ज्यादा है। हमारी क्लास में तो पॉसिबल नहीं, चाहे ऑफलाइन में सभी स्टूडेंट बैठे हो, पर स्कूल में क्या होता है, टीचर पढ़ा रहा है, बीच में लंच बॉक्स खोल के या कुछ और निकल के
कौन खा सकता है? पहले बेंच वाला, लास्ट बेंच वाला। ठीक है, पहले बेंच वाला खा सकता है तो फिर वो टीचर ही उसको छोड़ ही देना चाहिए पढ़ा। ठीक है, पर आइडियली सबसे आसान किसके लिए है? बैक बेंचर्स के लिए। थर्ड बेंच वाले के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि टीचर तो वही है, उसकी कंट्रोलिंग पावर तो वही है। ठीक है, वो उसी आवाज से पढ़ा रहा है फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को, और सबको एक ही धमकी दे रहा है, बात करोगे तो मारूंगा, बाहर निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करता कुछ नहीं है। राइट, तो अल्टीमेटली किस पे? सब पे वो बराबर कंट्रोल लगा रहा है। थर्ड शेल वाले को भी अट्रैक्ट कर रहा है 2 प्रोटॉन से, और सिक्स शेल वाले को भी अट्रैक्ट कर रहा है 2 प्रोटॉन से। ये 6 वाले कंट्रोल हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। राइट, तो फिर बैक बेंचर मीम कौन बनाएगा? यही बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, सपोज क्लास में 12 बेंचेस होती, कंट्रोल रहेगा क्या टीचर का वहां? या तो टीचर बढ़ाओ, हर 5 बेंच पे एक टीचर खड़ा करो, या फिर अगर एक ही टीचर रहेगा तो सबकी न्यूक्लियस अट्रैक्शन पावर तो सेम है, 2.2 2.2 2. अब देखो ये कंफ्यूजन होता है। अगर मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाए बिना डायरेक्ट पूछता, बताओ न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन निकालना कहां डिफिकल्ट है, तो आप कहते सीजियम में डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके पास 55 प्रोटॉन है, ये ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए सीजियम में से। अब आपका आंसर एकदम उल्टा हो गया, बिकॉज बीच में खाने वाले लोग हैं। अब लास्ट लॉजिक, ये कंसेप्ट समझ लिया हमने। डीएनएफ में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। एक रूल इसमें और कम हो जाएगा, तो दैट कैलकुलेशन इज मच इजियर। राइट, दैट कैलकुलेशन इज मच इजियर। ठीक है, पर वो आज नहीं करा रहा हूं, क्योंकि दोनों कैलकुलेशन मिला दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लास्ट बात समझ लो, अब साइंस पे आ जाते हैं। बहुत हो गया करप्शन। देखो इधर, एवरीबडी लिसन केयरफुली एंड सी हियर। ये न्यूक्लियस, हम ये कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, हम कह रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन पे पूरे 11 प्रोटॉन्स का इफेक्ट नहीं पहुंच रहा, या 12 प्रोटॉन का इफेक्ट बाहर तक नहीं पहुंच रहा। साइंटिफिकली क्या हो रहा है? करप्शन तो छोड़ो, एक बात सोचो, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट। ये अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, फर्स्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, सेकंड। ये इसको क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल करेंगे ना, क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव चार्ज और अंदर वाले के पास भी नेगेटिव चार्ज। देखो ना इधर लिथियम को देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s1 वाला, इसको 3 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, ये इसको क्या कर रहे हैं? रिपेल। अब तुम सोचो, थर्ड बेंच पे एक स्टूडेंट बैठा है जिसको मुझे मारना है, और मैं उसको पकड़ रहा हूं और अपनी तरफ खींच रहा हूं, और बीच वाली बेंच पे 2 स्टूडेंट बैठे हैं, वो उसको पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं बचाने के लिए। तो क्या जितना फोर्स में लगा रहा हूं उतना पहुंचेगा क्या? नहीं, मेरा फोर्स कम हो जाएगा। क्यों? बीच वाले जो स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या किया? उस स्टूडेंट को पीछे की तरफ पुश कर दिया। सेकंड बेंच पे एक स्टूडेंट बैठा है, मैं उसको पकड़ के खींच रहा हूं, आई एम न्यूक्लियस, मैं उस स्टूडेंट को पकड़ के खींच रहा हूं। अगर ये बीच में नहीं होते तो जितना फोर्स में लगाता पूरा उस तक पहुंच जाता, लेकिन इन दोनों ने क्या किया? उसको पीछे की तरफ पुश किया। ठीक है, तो हम बोलेंगे अब इसको, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर शेल, सुन लो ध्यान से, पहले लिखो मत, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम शेल, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल करेगा और अंदर वाले तो करेंगे ही। तो ड्यू टू रिपल्शन बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन and same shell electron, attraction power of the nucleus on a particular electron decreases, which is called screening effect. What it is called? Screening effect. And effectively, the number of protons attracting the outer shell electron is called effective nuclear charge. तो देखो, ये 11 क्या है? न्यूक्लियर चार्ज।
इन सब ने रिपल्शन किया, ये भी बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं, ये बाहर पुश कर रहे हैं, ये सब मिलके बाहर पुश कर रहे हैं। जब ये बाहर पुश कर रहे हैं और ये अंदर की तरफ पुल कर रहा है, तो क्या पूरे 11 प्रोटॉन का इफेक्ट बाहर तक पहुंचेगा? नहीं। हमने क्या कैलकुलेट किया, कितने प्रोटॉन का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, कितने प्रोटॉन का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा? 8.8 प्रोटॉन्स का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। बाहर तक कितने प्रोटॉन का इफेक्ट पहुंचेगा? 2.2। तो इसको कहेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट और इसको कहेंगे इफेक्ट, इसको कहेंगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट और इसको कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक ग्रुप हमने आज कैलकुलेट किया और बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाला, डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट एक्सेप्शंस आएंगे, अभी नहीं आएंगे, आगे जब पी ब्लॉक में जाएंगे तब एक्सेप्शन आएंगे। जब एक्सेप्शन आएंगे तब की बात तब करेंगे, अभी हम कोई एक्सेप्शन डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हम क्या कह रहे हैं? एक ही लॉजिक, डाउन द ग्रुप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। आज घर जाके जितना ये पार्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला, इसको प्रॉपर रिवाइज कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है? इसकी कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट में जा रहे हैं एंड द लास्ट पार्ट इज एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। 5 टॉपिक बचे हैं। पांचों टॉपिक इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। कैलकुलेशन आपसे बार बार नहीं करवाई जाएगी, अगर स्कूल एग्जाम की बात करो तो कभी नहीं करवाई जाएगी, लेकिन ये कंसेप्ट दिमाग में घुसना चाहिए कि गवर्नमेंट जितना पैसा रिलीज करती है, पूरा पैसा गरीब तक नहीं पहुंचता, बीच वाले खा जाते हैं। जो बीच वाले खा जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। करप्शन को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना पैसा गरीब तक पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो गवर्नमेंट रिलीज करती है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज।